नमस्कार। राजस्थान का राजनीतिक घमासान उफान पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खिंची तलवारें आज कुछ और लहराई चमकाई गई। स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य और सदस्यता रद्द करने के नोटिस को चुनौती देते हुए सचिन पायलट कैंप आज राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए। मांग की है कि डबल बेंच सुनवाई करे और वो याचिका मंजूर भी हो गई। तो अब सुनवाई कल दोपहर 1 बजे होगी। गौरतलब है कि सचिन कैंप के लिए हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी कोर्ट में पहुंचे तो अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस की तरफ से। हरीश साल्वे ने कहा है कि स्पीकर के इस नोटिस को रद्द किया जाए। सदन के बाहर हुई कार्रवाई के लिए स्पीकर नोटिस जारी नहीं कर सकते। इस पक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत नोटिस की वैधता और औचित्य को चुनौती दी। तो आज ये भी साफ हो गया कि सचिन की कांग्रेसी में वापसी ना के बराबर हो गई है। कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता ये बताने में नहीं चूके कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, फिर भी उन्होंने नाउम्मीद किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसा व्यक्ति और सचिन पायलट जी जैसा व्यक्ति जिनको की पार्टी ने सब कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया, पद दिया, अधिकार दिया, और उनके पिता उनके स्वर्गीय माधवराव जी, स्वर्गीय राजेश पायलट जी को दोनों को पूरा अवसर मिला कांग्रेस पार्टी में आगे आने का। तो प्रश्न इस बात का है कि किसको उम्मीद थी कि जब कांग्रेस ने इतना उनको दिया है, इतनी जिम्मेदारी दी है, तो फिर ऐसा क्यों करेंगे। अब बात साफ है, मध्य प्रदेश में तो बात साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खेल गए। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि सचिन पायलट जी ने कहा है कि जो गलती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने की है भाजपा में जाने की, वो नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर आईटीसी ग्रैंड मनेसर में क्यों रुके हुए हैं। चाहे तो अपने जयपुर जाएं, अगर उनको कोई दिक्कत आपत्ति है तो विधायक दल की मीटिंग में शामिल हों, अपनी बात रखें और बात करके जो शिकायत है विधायक दल की मीटिंग में रखें। तो दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी खेमे से राजनीतिक हलचल अब सामने वहां पर आ रही है। बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक नई ट्वीट कर आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत सरकार को बचा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस में उनके करीबी विधायकों से दूरभाष कर बात की, उन्हें अशोक गहलोत का साथ देने की बात कही। सीकर और नागौर जिले के एक जाट विधायकों को राजे ने खुद इस मामले में बात करके सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा है, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया बीजेपी के सांसद, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ रागिनी नायक प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग जुड़े। हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि कल तक सोने की छुरी और दरवाजे खुले होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन आज कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो संबंध हैं वो अब कहां आकर पहुंचे हैं आज। निधि जी, इन दोनों के संबंध ब्रेक डाउन हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है किसी भी तरीके का। जो शब्द कल प्रयोग किए गहलोत साहब ने, और उसके बाद सचिन पायलट ये कहते रहे कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। और उसके बाद वो जो आज हाईकोर्ट में गए, जब आप बीजेपी में नहीं जा रहे हो और आप कांग्रेस के साथ हो, तो आपको स्पीकर का नोटिस को चैलेंज करने की जरूरत क्या पड़ी है। आप जाइए, पार्टी की तरफ से ओपन इनविटेशन है आपको, आप जाइए, बातचीत करिए, जो भी आपके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करिए। लेकिन उसके बावजूद जो उनके कौन इस टाइम अटॉर्नीज कौन है उनके पंजाब राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं निधि जी पहले दिन से आपको एक बात कह रहा हूं कि ये सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत नहीं है, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। इसमें किसी को कोई शक और शुबा हो तो उसको निकाल। जो आपने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है, ये बात तमाम लोग एक तरह से कह रहे हैं, लेकिन उसके उदाहरण भी अब देखने को मिल रहे हैं। आज जिस तरह से बीजेपी खेमे में एनडीए की बात कर सकते हैं, अगर हम बेनीवाल जी का एक ट्वीट सामने आया कि वसुंधरा राजे कह रही हैं कि अशोक गहलोत की मदद की जाए, वो अपने आप में क्या दर्शा रहा है? क्या ये एक प्रमाण है कि बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है?
निधि जी, अगर दो टूक शब्दों में जिसके लिए हम सब जाने जाते हैं, अगर पत्रकारिता की भाषा में कहूं, तो ये एक बगावत नहीं है, ये दो बगावत। एक बगावत है जो दिख रही है, जो दिखाई जा रही है, और दूसरी बगावत वो है जो दिख नहीं रही है, लेकिन वो बहुत ही विजिबली ऑपरेशनल है राजस्थान के अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, हेमंत, ये जो बेनीवाल है, हनुमान बेनीवाल जो है, इनको ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये तो एनडीए के एक सिंगल एलाई है। वसुंधरा राजे के बारे में ये सब कहना, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ठीक है, बीजेपी की कल विधायक दल की कि मीटिंग थी। ठीक है अत्रि जी, आप कह रहे बीजेपी हैं की कि कल विधायक दल की मीटिंग थी निधि जी। जी वो मीटिंग क्यों रद्द हुई, उसके कारण क्या थे? और एक चीज मैं आपको और बताऊं, हाँ। वसुंधरा राजे वैसी नेता नहीं है जो बीजेपी के बाकी सारे मुख्यमंत्री हैं। वसुंधरा राजे की अपनी एक आइडेंटिटी है, उनका एक अपना वर्क स्टाइल है, ठीक है, और वो इस तरह का ऑफेंस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ये आप मान के चलिए। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर मनोज राजौरिया, बीजेपी के सांसद, हमारे साथ आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद राजौरिया जी। आज जिस तरह से वसुंधरा राजे पर आप ही की एलआई की तरफ से आरोप लग रहा है, क्या उसे माना जाए कि बीजेपी में भी अब एक अलग गुट बन सकता है, या उसकी तैयारी है, नींव रखी जा रही है? देखिए, सब सरासर बकवास बातें हैं कि बीजेपी में ऐसी कोई बात है। ये मिस्टर हनुमान बेनीवाल सांसद जो आरएलपी के अकेले सांसद है, जो अभी भाई हमारे हेमंत जी ने बोला, कहाँ वसुंधरा जी का इतना बड़ा कद है। राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, और हनुमान बेनीवाल जी हमेशा ही इस तरीके की अनर्गल बातें करके हमेशा ही अपना राजनीतिक आधार जमाने की कोशिश करते आए हैं। इनका इन घटनाओं से वसुंधरा जी का कोई भी लेना देना या कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी वास्ता नहीं है। ये मुझे लगता है कि अपने आप को सुर्खियों में लाना, ऐसा उन्होंने कई बार संसद में भी किया, उसके बाद भी करते हैं। ये डॉक्टर उनकी एक सामान्य, राजौरिया, आपका क्या ये मानना है कि आपकी ये सोच है कि जो हनुमान बेनीवाल हैं, उनका बीजेपी के जो वरिष्ठतम नेता हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क नहीं है? जी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी वरिष्ठतम नेता से उनका सीधा संपर्क, और इस विषय में किसी से उनसे बात हुई है, ये उनकी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। उन्होंने अपनी ऐसी बातें करके अपने आप को किसी के नजर में चढ़ाना, अपने क्षेत्र की नजरों में चढ़ाना, कुछ लोगों की नजरों में चढ़ाना, इस तरीके के इनका शुरू से व्यवहार रहा है। आप उनके इतिहास में जाइएगा तो आपको पाएंगे, और इन चीजों की निंदा करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस चीज को नकारा है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इसको नकारा है। हम स्पष्ट रूप से इन चीजों को नकारते हैं। वो हमारे सम्मानित नेता हैं, और उनके बारे में उनको कोई भी हक नहीं बनता कि ऐसी अनर्गल बातें करें। ठीक है, आपका ये कहना है। हेमंत अत्रि कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं पहले रागिनी के पास आऊंगी। रागिनी, आपसे, आप एक कांग्रेस की युवा नेत्री हैं, प्रवक्ता बनी हैं। आज जो हो रहा है कांग्रेस के युवा नेतृत्व के साथ, आज तक मुझे आज जानकारी मिली कि एक विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कि अभी भी वो चाहते हैं कि कुछ लोग हैं कांग्रेस में जो उनकी सोच है कि सचिन पायलट वापस आ जाएं। तो मैंने पूछा उनसे, क्यों आप ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट वापस आ जाएं, क्या आधार है आपका? क्योंकि वो तो कोर्ट में चले गए। तो कहा गया नहीं, वो चिदम्बरम को फोन गया था। तो क्या अभी भी कांग्रेस में कहीं पर किसी कोने में विश्वास है कि सचिन पायलट आ सकते हैं? निधि जी, कहते हैं कि जिसका हृदय कभी समीप था वही दूर जाता है, और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है। सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के एक दमदार युवा चेहरा थे, नेता थे, और मैं थे इसलिए कह रही हूँ, किस लिए कह रही हूँ उसका भी विवरण मैं आपको दूंगी। तो अगर वो पार्टी छोड़कर जाएंगे या पार्टी के खिलाफ गतिविधि करेंगे तो दुख तो होगा। कौन चाहता है कि परिवार का कोई सदस्य घर छोड़कर जाए? कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर वो परिवार के हित के खिलाफ, दल के हित के खिलाफ काम करे तो दिल पर पत्थर रखकर कार्रवाई भी करनी पड़ती है, उसे घर से निकालना भी पड़ता है। आपने वाजिब सवाल पूछा यंग टैलेंट के बारे में। आपके एक एक करके युवा नेता क्यों जा रहे हैं? आपके एक एक करके युवा नेता क्यों जा रहे हैं, और सरकारें भी जा रही हैं? मैं आपको बताती हूँ। आपने मुझे कहा कि मैं एक युवा नेत्री हूँ, प्रवक्ता हूँ, तो वो इसलिए भी हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नौजवानों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण था यूपीए सरकार, जिसमें राहुल गांधी खुद मंत्री नहीं थे, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, मिलिंद देओरा जैसे अनेकों नौजवान लोगों को मौका मिला। मीनाक्षी नटराजन, मानिक टैगोर, सबको, अशोक तंवर, राजीव सातव सांसद बनने का मौका मिला। उसके बाद यदि कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी के हित को दरकिनार कर दे तो उस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे क्या निधि जी?
बिल्कुल। पर बड़ा सवाल आज एक और उठता है जिस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह है, ये तो बोल रहे हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कि जब आप दूसरे के घर में आग लगाना चाहें तो उसकी आंच अपने घर में भी आ जाती है। हनुमान बेनीवाल जी आपके घटक दल के साथी हैं, पर आप बोल रहे हैं कि उनको कुछ ज्ञान नहीं है, वो अनर्गल बातें करते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत तो आप ही की पार्टी में है, कल उन्होंने कहा कि जनाधार वाले नेता है, सचिन पायलट को आना चाहिए। वसुंधरा राजे को भवन में है, रुष्ट है, विधायक दल की मीटिंग में नहीं आ रही है। ठीक है, तो आंतरिक कलह भारतीय जनता पार्टी में और राजस्थान में उनकी इकाई में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल तो ठीक है अपने घर राजनी, की आपने तरफ अपनी बात रखी ध्यान दें। बिल्कुल सही हमारी ठीक है, आपने ये बात रखी कि भाई बीजेपी खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अत्रि जी, आप अपनी बात कहना पूरी कीजिए, लेकिन मैं इसको, क्या वसुंधरा राजे का फैक्टर इस समय आना, क्या ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए है कि वाकई में ये गंभीर है? जी निधि जी, मैं केवल एक बात हमारे जो सम्मानित सांसद हैं बीजेपी के, उनको पूरे अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं। वो बहुत ही प्रोफेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही युवा आदमी, युवा नेता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं अपने साथी से कि बीजेपी इतनी एक्टिव पार्टी है आईटी में लेकर के और हर एक सोशल मीडिया पे लेकर के, इन्होंने कहा अच्छी बात है कि उन्होंने अनर्गल बातें की हनुमान बेनीवाल ने। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी बीजेपी के लीडर ने या किसी भी व्यक्ति ने, बीजेपी के ने, उन बातों का उस मजबूती के साथ खंडन किया है जो हमारे साथी करे? राजौरिया साहब, एक सवाल। जी मैं जवाब देता हूं। हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका जवाब दिया है। जी, ये मैं राजौरिया साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, सांसद केंद्रीय स्तर पे बात जाएगी तो वो भी जवाब देंगे साहब, ऐसी बात नहीं। निधि जी, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि ये जो मतभेद हैं, ये मतभेद नहीं है, ये उससे आगे की चीज है। और बड़ा दुर्भाग्य के साथ कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सियासत जो है वो सेवा का माध्यम थी, आज की तारीख में पार्टियों के लिए व्यापार का माध्यम बन गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इसमें कोई भी पार्टी इन्वॉल्व हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और जो नेता है, वो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि वो नेताओं के लिए राजनीति अब सेवा का माध्यम नहीं है, वो एक कैरियर का माध्यम है। आप अप्रिशिएट करेंगे इस बात को, जिसमें ना कोई सिद्धांत है, ना कोई पार्टी की पॉलिसीज है, ना कोई चीज है, केवल और केवल येन केन प्रकारेण। ठीक है, सत्ता चाहिए, वो जैसे जो दिला दे। ठीक है हेमंत जी, ठीक है। निधि जी इस चीज से मैं सहमत नहीं हूं। मैं हेमंत जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हेमंत जी को अपनी बात वापस लेनी चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, लेकिन आप पूरी कम्युनिटी पे इस तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़ा करके इस देश के लोकतंत्र पे, उस लेजिस्लेटिव प्रणाली पे प्रश्न न लगाए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझदार हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, और लेकिन इस तरीके से सामने किसी के बारे में इस तरीके से आप पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रत्येक व्यक्ति को अगर आप एक किसी कारण से एलिगेशन लगाते हैं तो ये शोभा नहीं देता। ये बिल्कुल गलत चीज है। हम इसको नहीं, मेरी बात सुनिए मैडम, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई छोटा समूह हो सकता है, लेकिन पूरे राजनीतिक दलों को, पूरे राजनीतिक व्यक्ति को मैं इनसे चैलेंज करता हूं कि देखिए, आप इस पे गहराई में जाइए, आप प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन कीजिए, प्रत्येक सांसद का, प्रत्येक विधायक का आप व्यक्तिगत उसमें जाइए, तो आपको एक से एक ईमानदार, निष्ठावान, सेवाभावी लोग मिलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि कहीं एक गंदी मसलेगी तो पूरा तालाब गंदा हो गया, ऐसा मत कीजिए। और इस तरीके से तो आप देखेंगे तो हर, आप व्यक्तिगत मत लीजिए, मैंने एक सिस्टम की बात की है। सर, राजौरिया साहब, मुझे केवल 15 सेकंड दीजिएगा। सचिन पायलट की पूरी लड़ाई 5 साल तक, केवल 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा जी के साथ और बीजेपी के साथ रही, और आज बीजेपी के जो सबसे प्रिय वकील हैं, वो दोनों आज उनको डिफेंड कर रहे हैं। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, मेरा किसी व्यक्तिगत आक्षेप किसी पे नहीं है, मैं हालात पे एक टिप्पणी की है, और इसको आप अन्यथा बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास अब समय कम है, मुझे आप तीनों से आपकी प्रतिक्रियाएं चाहिए। डॉक्टर राजौरिया, क्या आपको लग रहा है कि अब राजस्थान की राजनीति में एक ये बदलाव आ सकता है कि सचिन अगर अभी कह रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे तो वो अलग गुट बना ले, वसुंधरा अगर गुस्सा होंगी, अगर वो अपना आप मदद कर ही रही हैं, भले ही आप माने ना माने, कि वो एक अलग गुट बना सकती हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? देखिए, मैं कांग्रेस में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उसकी बात मैं नहीं कर सकता हूँ। ये कांग्रेस के सभी लोग बता सकते हैं, खुद सचिन पायलट और उनका ग्रुप बता सकता है कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कह सकता हूँ, विशेषतः वसुंधरा राजे जी के बारे में, कि वो उनकी माँ इन पार्टी की स्थापना सदस्य रही है, संस्थापक सदस्य रही है,
और वो खुद राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है, बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता है, संगठन के प्रति और अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित है। वो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते, होना तो बहुत दूर की बात है। जी रागनी। देखिए, मैं तो आपने जो सवाल पूछा उस पर केवल एक यही टिप्पणी देना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान ने एक सिंधिया को विभीषण की संज्ञा दी थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी हमें क्रोनोलॉजी जरूर समझनी चाहिए। निधि जी, बार बार कांग्रेस के बुलाने के बाद सचिन पायलट जी और उनके साथी विधायक अपनी ही पार्टी के अंदर अपनी पीड़ा कहने के लिए नहीं आते। बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है। आईटीसी होटल सरकारी होटल होते हैं, देश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। आईटीसी होटल में जाकर रहते हैं। गुड़गांव के कमिश्नर को उस होटल की नाकाबंदी करने की जिम्मेदारी मिलती है और उसी के साथ साथ मुकुल रोहतगी, जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल थे मोदी सरकार द्वारा बनाए गए, वो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि आज परिदृश्य बहते पानी की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए, जनतंत्र के मतादेश को कुचलने के लिए अग्रसर रहती है। और वही राजस्थान में भी करने की कोशिश की। बिल्कुल, आपने बात कही। अत्री जी, बहुत कम समय, 30 सेकंड है मेरे पास। क्या राजस्थान में कुछ और राजनीतिक दल बनते हुए दिख रहे हैं या गुटबाजी, क्या हो रहा है? निधि जी, मैं 2 लाइन कहूंगा आपको केवल। राजस्थान में अगर कोई दल एक नहीं बन सकता, दल 2 भी बन सकते हैं नए। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कंक्लूडिंग पॉइंट के तौर पर। दूसरी बात, जो इस पूरे गेम का समअप है, एक लाइन में मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 2 पार्टी रही हैं आज तक, कांग्रेस और बीजेपी। और मान के चलिएगा, अभी तक जो दिख रहा है वो सच नहीं है। सच ये है कि कांग्रेस के अंदर राजस्थान में बहुत सारी बीजेपी है और बीजेपी के अंदर बहुत सारी कांग्रेस है, और वो दोनों चुप है। और मान के चलिएगा कि जो अंतिम फैसला होगा इस पूरे पटाक्षेप जो होगा इसका, वो जो छुपी हुई कांग्रेस और बीजेपी है एक दूसरे दलों के अंदर, वो तय करेंगी। इसमें किसी व्यक्ति का कोई वो नहीं है। इसमें ओवरऑल जो होगा वो छुपी हुई जो लोग हैं, कांग्रेस में बीजेपी के और बीजेपी में कांग्रेस के, दे आर होल्डिंग द की राइट नाउ। और पार्टी एक नहीं 2 भी बन सकती है क्षेत्रीय, ये मान के चलिए। चलिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि पार्टी एक नहीं 2 बन सकती हैं। डॉक्टर राजौरिया आप आए, रागनी आपका भी, और हेमंत अत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और समझाने के लिए कि राजस्थान के घमासान में हो क्या रहा है। बहरहाल अब कल 1 बजे नज़र बनी रहेगी। एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, और ब्रेक के बाद बेहद खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब 10वीं के नतीजे कल आए और जिन छात्रों ने अच्छा किया उनको तो बधाई, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिनके नंबर अच्छे नहीं आए। लेकिन हम आपको ऐसे IAS और IPS अधिकारियों से मिलवाएंगे जिनके नंबर कभी अच्छे नहीं आए, लेकिन आज वो इन ऊंचे पदों में बैठे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जरूर लौटिएगा। तो CBSE के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आ गए हैं और इम्तिहानों में कामयाबी हासिल करने वाले छात्रों की खूब वाहवाही हो रही है। कामयाब छात्रों की तारीफ से मीडिया और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अखबारों की सुर्खियों में ऐसे बच्चों की मेहनत की कहानियां दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर 90, 95, 98% लाने वाले छात्रों, उनके माता पिता को सभी लोग बढ़ चढ़कर शुभकामनाएं दे रहे हैं, देनी भी चाहिए। इन छात्रों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल ये मौका भी ऐसा होता है, बच्चों की कामयाबी किससे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इम्तिहानों के इन नतीजों का एक दूसरा पक्ष भी है। जहां लाखों छात्र अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, वहीं लाखों छात्र ऐसे भी होते हैं जिनके अंक अच्छे नहीं आ पाते या जो इम्तिहान में पास ही नहीं हो पाते। क्या ऐसे छात्रों के बारे में हम कभी ठहर कर सोचते हैं कि उनका हौसला कैसे बढ़ेगा? कहीं हम अनजाने में अपने इन बच्चों का हौसला तो नहीं तोड़ रहे? कहीं हमने इम्तिहानों में अंकों को ही तो कामयाबी का पैमाना तो नहीं बना दिया? सोशल मीडिया अब इस ज़रूरी मुद्दे को भी उठा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो आज सार्वजनिक ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर हैं और उन्होंने अपने बोर्ड इम्तिहानों के नतीजे बताकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि ज़िंदगी इम्तिहान में मिले अंकों से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कामयाबी अंकों की मोहताज नहीं होती। गुजरात से एक IAS नितिन सांगवान ने अपने 12वीं बोर्ड की मार्कशीट डाली और बताया कि केमिस्ट्री में उन्हें 70 में से सिर्फ
24 अंक मिले, यानी पास मार्क्स से एक ज़्यादा। लेकिन इससे मेरी ज़िंदगी का फैसला नहीं हो गया, इसलिए बच्चों को नंबर कम आने से परेशान नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी बोर्ड के रिजल्ट से कहीं ज़्यादा है। नतीजे अपने भीतर झांकने का मौका बने, आलोचना का नहीं। इसी तरह 2009 बैच के छत्तीसगढ़ काडर के IAS अविनाश शरण ने ट्विटर पर बताया कि 10वीं में उनके 44.5% अंक आए थे और 12वीं में 65%। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके अंक भले ही कम आए हों, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया और आज ज़िंदगी में एक मुकाम पर पहुंच गए हैं। और ऐसे ही 3 लोगों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमदाबाद से IAS ऑफिसर नितिन सांगवान हमारे साथ हैं, उड़ीसा से IPS अफसर प्रहलाद मीणा हमारे साथ हैं और पंजाब के संगरूर के IPS आदित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारे देश के बच्चों का आप हौसला बढ़ाएंगे अपनी कहानी बताकर। तो अगर मैं सबसे पहले प्रहलाद साई मीणा जी आप ही के पास आऊँ, क्योंकि आपकी जो कहानी है कि आप एक गैंगमैन थे और उसके बाद, जो रेलवे में गैंगमैन होता है, और उसके बाद आप एक IPS अधिकारी बन गए, ये कैसे हो गया? जी, जैसे आपने कहा कि सब लोग जो अच्छे नंबर से पास होते हैं उनकी सब प्रशंसा करते हैं, तो मैं भी आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा हूँ। 12th तक कॉलेज भी सरकारी स्कूल से की है और उसके बाद में ऐसा गांव में कोई था भी नहीं सिविल सर्विसेज में जो बताने वाला हो। तो मेरे गांव में एक लड़का गैंगमैन बना था, तो मुझे वही पता था कि गैंगमैन बनना है। तो 12th के बाद मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो मैं कॉलेज में जब सेकेंड ईयर में था तब मेरी सिलेक्शन हो गया गैंगमैन में। वहीं यहीं उड़ीसा से मेरा गैंगमैन में सिलेक्शन हुआ था और वहीं IPS हुआ आज मैं। ये भी एक कोइंसिडेंस की बात है। तो 2008 में गैंगमैन में सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद मेरा एक ही चीज थी कि मेरे हाथ में सिर्फ पढ़ना है, आगे क्या होगा, कितनी सफलता मिलती है, क्या मिलता है, वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे पढ़ना था, इतना मेरे घर वालों ने बताया था। तो मैं पढ़ता रहा। उसके बाद गैंगमैन में सिलेक्शन होने के बाद मेरा हौसला थोड़ा अफजाई हुआ कि नहीं, चलो मेरी नौकरी तो लग गई, सरकारी नौकरी, अब मैं अपने घर वालों को भी कुछ दे सकता हूँ कमा के और अपनी तैयारी भी कर सकता हूँ, एक इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद तैयारी जारी रखी तो मेरा बैंक क्लर्क में SBI में सिलेक्शन हो गया 2009 में। वहाँ भी मैंने नौकरी के साथ सुबह 4 बजे उठना मैंने अपनी आदत बना ली थी। तो सुबह 4 बजे उठता था और शाम को जो भी 3-4 घंटे मिलते थे तो शाम को पढ़ता था। डेली 7-8 घंटे पढ़ना रूटीन था। तो वहाँ से भी बहुत जल्दी निकल गया। 1 साल में मेरा बैंक ऑफिसर में प्रोबेशनरी ऑफिसर SBI में सिलेक्शन हो गया 2010 में। वहाँ गया, वहाँ भी मैंने पढ़ना जारी रखा। तो उसी तय में उसी साल 2011 में SSC के थ्रू मेरा सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर के रूप में हो गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। पुणे में मुझे पोस्टिंग मिली। तो वहाँ जाके मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में, एक दोस्त था वहाँ जो तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, उससे मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने उससे थोड़ा विस्तार से जाना कि भाई क्या है, कैसे है, सिलेबस जाना उससे, और तभी से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके लिए मेरे सामने कुछ समस्याएं थी। एक तो मैं गांव से था और अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, तो उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी थी। चलिए तो प्रहलाद उसके जी, लिए मुझे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और आपकी कहानी को कुछ और गहराई से समझेंगे। नितिन सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं, IAS हैं। नितिन जी, हमारे देश में जो IAS IPS होते हैं, तो जो एक युवा पीढ़ी हमारी होती है, छात्र होते हैं, बहुत उम्मीदों से इनको देखते हैं। आपने जब अपनी मार्कशीट ट्वीट की थी कि आपको केमिस्ट्री में 24 मिले थे 70 में से, वाकई में ये बहुत लोगों के दिल को छुआ और बहुत बच्चों को हौसला दिया होगा। कितने बच्चे ट्विटर में नहीं भी देख पाए होंगे। थोड़ा ये बताइए, क्या सोच थी आपकी कि आपने अपनी मार्कशीट 12वीं की ट्वीट की? थैंक यू निधि, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे फ्रेंड सर्कल से और फैमिली से भी है ना, काफ़ी के घर पे रिजल्ट आए थे। और जो एक मिडिल क्लास फैमिली में एक माहौल होता है कि अगर मार्क्स कम आते हैं तो एक मातम सा छा जाता है। तो एकदम से मेरे को ट्रिगर किया कि इनसे कहीं ज़्यादा बुरी हालत मेरी थी 12th के टाइम पे, एंड इफ़ आई कैन डू दिस मच, तो वो लोग तो कर ही सकते हैं। तो एक थोड़ा सा बस यही आइडिया था कि है ना, कि ये भी एक ज़िंदगी का एक पड़ाव है, +2 और या फिर 10th का एग्ज़ाम ले लीजिए, ये आपके जीवन को डिसाइड नहीं करता है। तो एक छोटा सा मैसेज देने के लिए मैंने एक कैजुअल ट्वीट किया था कि भैया एक बार गिर गए हैं आप लाइफ में तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उठ के भाग सकते हैं। तो ये एक मैसेज देने के लिए मैंने अपना मार्कशीट शेयर किया था। एंड आई एम थैंकफुल टू मीडिया चैनल्स एंड सोशल मीडिया कि जिन्होंने इसको वाइडली शेयर किया। ठीक है, उसके बाद कैसे आप आगे बढ़े बाद में बात करेंगे, लेकिन आदित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, SP हैं, संगरूर के हैं।
आदित्य, आपके भी बोर्ड में 67% आए थे, लेकिन एक जगह मैंने शायद ये भी पढ़ा था कि कुछ 30 एग्जाम्स आपने ऐसे दिए जो फेल किए थे आपने। उसके बाद आप ये एसपी भी बन गए, संगरूर में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ा ये बताइए कि कैसे उभरे उस मनस्थिति से कि जब आप क्लियर नहीं कर रहे या इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, उससे आपने कैसे अपने आप को आईपीएस लेवल तक पहुंचाया? मैम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मार्क्स का सक्सेस के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मार्क्स को सक्सेस के साथ कोरिलेट किया जाए तो वो मैं नहीं मानता हूँ ऐसा, क्योंकि जब मैं 12th से मैंने जो 67% आई थी उस टाइम, तो उस टाइम पे भी मैं डिमोरलाइज हुआ था। लेकिन जो स्टोरी जिस अवनीश चरण सर हैं उस टाइम में आईएएस बने थे, तो उनकी स्टोरी को देख के मैं उस टाइम में मोटिवेट हुआ था। उसके साथ ही जब मैंने आगे बढ़ने का सोचा तो मैं चूंकि मेरे जो पिता हैं वो शिक्षक हैं, तो मैंने मेरे पिता की तरह बैचलर ऑफ एजुकेशन किया था। तो वहाँ से मैंने अपनी जो शुरुआत की थी, तो मैंने टीचिंग से लेके टीचिंग, बैंक एग्जाम, स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी, तो ये लगभग मैंने 6 साल ये एग्जाम्स दिए हैं। और जिसमें जो मुझे सफलता है वो सिर्फ यूपीएससी के जो 4th अटेम्प्ट में है उसमें मिली थी। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो मेरे लिए था सेल्फ मोटिवेशन और फैमिली सपोर्ट। तो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट उस समय पे, और जहाँ मेरे माता पिता हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे। माता पिता ने आपको बहुत सपोर्ट किया था और सभी के माता पिता सपोर्ट करते हैं। और जो ये आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक जो बीज है वो परिश्रम का बीज है। लेकिन अगर मैं ये समझना चाहूँ अगर नितिन जी आपसे, कि जब हम कम मार्क्स लाते हैं और वो परिश्रम मोड में अपने आप को लाने के लिए और अपने आप को समझाने के लिए कि भाई हम सब कुछ हारे नहीं हैं, उस समय क्या समझाया जाता है अपने आप को? क्योंकि आपके माध्यम से आप हमारे हज़ारों बच्चों को समझाएंगे कि क्या मनस्थिति में क्या समझाया जाए। क्योंकि जो माता पिता हैं, आपने सही कहा कि मातम का सा माहौल हो जाता है। मेरे कितने सहयोगी बता रहे थे कि भाई फ़ोन लोग बंद कर लेते हैं। अच्छा, कितने पेरेंट्स की आदत होती है अगर उनके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, दूसरे सबसे पूछना, अपने बच्चे का बखान करना और दूसरे के बारे में पूछना, तो जो और पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कैसे हमारा समाज इस नंबरों के उससे थोड़ा सा निकले आगे? नितिन जी। हाँ जी, देखिए एक्चुअली है ना, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि है ना कि जो सफलता के आयाम हैं वो सिर्फ एक डिग्री से नहीं होता है, एक रिजल्ट से नहीं होता है, एक मार्कशीट से नहीं होता है। जैसे कि मेरे कलीग आदित्य ने कहा है कि अगर आप एक एम्पेरिकल कोरिलेशन देखेंगे कि मार्क्स का और लाइफ में लार्जर सक्सेस का, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत से एग्जांपल दे सकता हूँ। जैक मा उसमें भी हैं। अगर हम आज के 3 बड़े एंटरप्रेन्योर देखेंगे अपने टाइम के, चाहे उसमें बिल गेट्स हैं, चाहे उसमें स्टीव जॉब्स थे, या फिर अपने मतलब दे वर ड्रॉप आउट, ठीक है ना। तो दे प्रूव्ड कि है ना कि फॉर्मल एजुकेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ लर्निंग इन योर लाइफ। के अलावा है ना आप हर जगह से सीखते हैं, हर तरीके से सीखते हैं। और हमारी एजुकेशन को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डालना चाहिए जिससे कि है ना उनके एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो सके। बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर मैंने अपने आप में इतना आत्मविश्वास नहीं किया होता तो शायद मैं इस लेवल पे नहीं होता। तो एक वो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये बिलीव कि हाँ जी आप भी कर सकते हो। तो एक मार्कशीट शेयर करने का भी मेरा उद्देश्य यही था कि है ना आप किसी लेवल पे हैं आज के दिन, जिस दिन जागे वही दिन सवेरा होता है। कोई दिन लेट नहीं होता है कि आप लेट हो गए हैं, अभी आप इस देश से बाहर हो गए हैं। आई डोंट थिंक ऐसा होता है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स मीडिया में हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन पॉलिटिक्स आल्सो, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन एकेडमिक्स आल्सो, जिन्होंने है ना एक किसी स्तर से उठ के और वो उन्होंने आसमान छू किया है। तो मेरे हिसाब से ये आत्मविश्वास पेरेंट्स को डालना चाहिए। और बच्चे है ना जिस टाइम स्कूल में होते हैं, खासतौर पे 10th 12th में, उस टाइम पे उनका मानस पटल बिल्कुल कच्चा होता है। तो उनको है ना एडवर्स कमेंट करके उनके है ना उनकी उनको ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। हम आज के दिन देख रहे हैं कि ना कि डिप्रेशन के केस बढ़ रहे हैं और मतलब मेंटल इलनेस के इश्यूज आ रहे हैं बहुत यंग एज में। तो हमें समझना चाहिए कि है ना कि एजुकेशन जो ले रहे हैं बच्चे, उसका एक जो फाइनल पर्पस है वो सिर्फ मार्क्स लेके आना नहीं था। और उनमें कॉन्फिडेंस डाला जाए कि ठीक है अभी नहीं हुआ तो ठीक है बाद में हो जाएगा आपका। अगर पेरेंट्स अगर ये प्यार से बोल देते हैं तो आई एम श्योर कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उस बात को रेस्पेक्ट भी करते हैं और उस चीज को वैल्यू करते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हर
बिल्कुल, जो एक मन होता है बच्चों का बहुत कच्चा होता है। आदित्य, कितने अभी जब ये रिजल्ट्स आए तो हम अपने न्यूज़ रूम में भी बात कर रहे थे, तो एक मेरे सहयोगी ने बताया कि भाई उस बच्चे के थोड़े कम मार्क्स आए तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। एक मेरे जानकार हैं, उनकी बेटा कोई गुरुद्वारे चले गए। एक किसी का कहना था कि माता पिता ने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है, वही बात नहीं कर पा रहे। तो जो माता पिता का भी रिएक्शन होता है उससे भी बच्चों का असर पड़ता है। फ्रेंड सर्कल का बात होता है, हालांकि आजकल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत बात होती है और हमारे देश में काउंसलिंग के नाम पर भी सवाल उठ जाते हैं, भाई काउंसलिंग क्यों कर रहे हैं, उसको भी देखने का नज़रिया अलग होता है। लेकिन जब एक छात्र उसके मार्क्स कम आए, वो अपने आप को निकालेगा अगर माता पिता प्रोत्साहित भी करें। लेकिन अड़चन क्या आती है, जब एक खराब नंबर देखे जाते हैं तो वाकई हौसला गिरा होता है, पस्त होता है। तो ऐसे में जो उनकी महत्वाकांक्षाएं वो बिल्कुल दब जाती हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते रहे लगातार? आदित्य, जैसा कि नितिन सांगवान सर ने जो बोला था कि जो पुराने जो सक्सेस स्टोरीज है वो मोटिवेट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैं अगर नितिन सांगवान आप के पास आना चाहूँ या प्रहलाद हमारे साथ मौजूद है। प्रहलाद, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपका परिश्रम और आपकी लंबी लड़ाई रही एक गैंगमैन से लेकर एक आईपीएस अधिकारी बनने की, आपने साथ साथ गरीबी को भी जूझा होगा। तो आप एक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कई स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ी है। ये अंकों के स्तर पर भी लड़ी है, समाज के हर स्तर पर भी लड़ी है और आप यहाँ पर आके पहुँचे हैं। किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करते थे? जी, जैसे यूपीएससी में बताऊं तो मुझे भी चौथे प्रयास में सफलता मिली थी। तो गांव में भी कई लोग मजाक उड़ाते थे और दोस्त सर्किल में भी कि ये तेरे से नहीं होगा, इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं ऐसे ही सोचता था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जो टाइम था वो तो वैसे भी निकलने वाला था। तो मैंने पढ़ाई जारी रखी। एक चीज मैं देखता रहता था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और वही मैं करता रहता था। अपने जो भी टाइम था उसका सदुपयोग करता रहता था। लोग कुछ भी बोलते हैं, दोस्त कुछ भी बोलते हैं, परिवार रिश्तेदार कुछ भी बोलते हैं, उन चीजों को आप साइड में रखो। अपने जीवन में जो एक लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य की तरफ देखते रहो, और उसके बारे में जो भी आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं उनको निकाल दो, क्योंकि चलते रहना ही जीवन है। प्रकृति का भी नियम है, अगर आप चलते रहोगे तो जीवित रहोगे, वरना जो रुक गया या जो ये सोच के रुक गया कि नहीं मैं तो सफल नहीं हो पाऊंगा या ये बड़ा कठिन चीज है, तो वो तो उसका तो नष्ट होना या असफल होना तय है। नकारात्मक विचारों के बारे में जरा बताइए, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं उनके मन में भी आते होंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे। क्या सोचते थे और फिर अपने आप को क्या समझाते थे आप? जी, यही मेरे विषय में कि मैं 3 बार तो प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया था, 1 बार, और 2 बार मेंस में जाके रह गया था। तो मेरे मन में भी कहीं ऐसा आता था कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, गांव से आया हूँ, तो मैं जो कॉन्वेंट स्कूल के, इंग्लिश मीडियम के और शहरों में पढ़े हुए लड़कों से पता नहीं कॉम्पीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इन चीज़ों को जब भी ये चीज़ मन में आती थी तो मैं अपने आप को यही सोच के मोटिवेट करता रहता था कि शायद अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे मिलेगा। मेरे घर वालों ने जो मुझे सिखाया कि बेटा मेहनत करना अपने हाथ में है, बाकी सफलता मिलना ना मिलना वो अपने हाथ में नहीं है। तो वही चीज, जहां तुम हो, जैसे तुम हो, जो तुम्हारे पास है उसी के साथ शुरुआत करो तो शायद तुम्हें सफलता मिल जाएगी, यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल। आदित्य, आप अपनी बात पूरी करना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाह रहा था कि उसमें जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसमें माता पिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उन्हें सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जिस तरीके से नंबरों की भागदौड़, जो नंबर जिस हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं और एक दूसरे से कंपटीशन भी होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब इस कंपटीशन, नंबर मार्क्स अच्छे आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम आए तो उस पर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस जिस दौर में बच्चे भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो उसमें समाज और जो परिवार है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो माता पिता को डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद में भी काफ़ी चीज़ें
जो करियर की जो जितने भी एस्पेक्ट हैं उसके लिए शायद ही 12th के मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देखेंगे तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड करते हैं। और जहाँ तक सक्सेस स्टोरीज की बात है तो लगभग देखा गया है कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो काफ़ी मेहनत करके एग्जाम को पास कर लेते हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि नंबर इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि उस पर चिंतित हुआ जाए और बच्चों को इस टाइप से परेशानी में डाला जाए। बिल्कुल। नितिन जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आप क्या छात्रों को, बच्चों को आज कहना चाहेंगे? मैडम, मैं रादर देन छात्रों की बजाय है ना, मैं उनके पेरेंट्स को और बाकी जो उनके आस पड़ोस में रहते हैं रिलेटिव्स हैं उनको एक मैसेज पास करना चाहूँगा जी। बिकॉज देखिए, जब भी कोई सफल होता है ना तो श्रेय लेने के लिए है ना हर कोई आगे आता है। हर कोई बोलता है कि जिसमें है ना माता पिता का हाथ है, इसमें तो जी उसके दादाजी का इंस्पिरेशन था। तो जब भी कोई किसी के मार्क्स कम आते हैं, लाइफ में कोई असफल होता है, आई थिंक उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको शेयर करनी चाहिए। ये नहीं कि असफलता का सारा ठीकरा छात्र के ऊपर में फोड़ दिया जाए। इसमें उसके आसपास के माहौल का, उसके में भी उसके स्कूल का, में भी उसके पेरेंट्स का, मतलब काफियों का योगदान होता है। और एक जैसा कि मैंने पहले भी बात किया कि है ना, उस टाइम पे यंग एज होता है, उस टाइम पे एक बच्चे से एक्सपेक्ट करना कि बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में वो हर चीज हैंडल करेगा और जो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा, जितना उम्मीदों का बोझ उस पर लादा जाएगा वो वहन करता जाएगा, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से लाजमी नहीं है। और हमें जो पेरेंट्स हैं हमारे और जो हमारे आसपास में बड़े लोग हैं, उनको थोड़े से एक दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है ना। आज के दिन देखिए, पीयर प्रेशर पहले तो हमारे टाइम में बड़े आसपास के लोगों का ही होता था, अभी सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, अब तो पूरे देश जहान का, दुनिया का सारा पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर में आ जाता है। तो हमें थोड़ा सा अपनी सोच में सुधार करना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चे को कुछ लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो एक छोटा सा पौधा है बेचारा, उसको सींच के उसको कुछ एक बड़ा वृक्ष बनाना चाहते हैं, तो देखिए एक मूवीज का एक मेरे को डायलॉग याद आता है कि अगर एक पेड़ को भी है ना जी आप रोज रोज गालियां देते हैं ना, तो वो अल्टीमेटली वो पेड़ भी सूख जाता है। तो वो बच्चा आप सोच के देखिए जिसके की है ना एक बहुत सेंसिटिव है, उसको अगर आप रोज रोज ऐसे कोई ताना मिलता रहेगा या फिर उसके ऊपर में प्रेशर रहेगा तो इट लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब हम हर रोज ये एग्जाम्पल देखते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये शायद ना हो जाए। तो मेरे को लगता है एक छोटी सी भी अगर पेरेंट्स या फिर उसके आस पड़ोस वाले पीछे से पीठ थपथपा दें, बोल दें कि ठीक है बेटा है बेटी, आपका अब की बार नहीं हुआ जो आप चाहते थे, लेकिन अगली बार आपका हो जाएगा, आप फ्री होके सोचिए, और दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। सो आई थिंक दिस इज माय मैसेज फ्रॉम माय साइड बेस्ड अपॉन माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड यू नो। बिल्कुल नितिन जी, आपका, प्रहलाद, आपका, आदित्य, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जो ये गहराई से समझाने के लिए कि जो बोर्ड्स के इम्तिहान के अंक हैं यही जीवन में सब कुछ नहीं है। आपको भी बहुत लंबी लड़ाई आगे लड़नी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी 3rd डिवीज़न में पास हुए थे और देखिए हमारे देश के पिता बने। तो अपने आप में हौसला बनाए रखें और जीवन ये है, संघर्ष है ये जीवन, आगे बढ़ते रहिए, हौसला बनाए रखिए। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।